हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10th ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के नोट्स देखने वाले हैं। तो इससे पहले एक वीडियो बन चुकी है, अब ये सेकंड वीडियो है इस टॉपिक पर। तो हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे और पूरा देखेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इससे पहले हो चुका है, अब देखते हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसंट्रेशन ऑफ जूट इंडस्ट्री इन ऑन द बैंक्स ऑफ हुगली। तो हुगली रिवर कहाँ पर लोकेटेड है? ये है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो भाई ऐसा क्यों है कि जूट की जो इंडस्ट्री है वो हुगली रिवर के आसपास ही लोकेटेड है? तो इसका कारण है प्रॉक्सिमिटी ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज टू द हुगली बेसिन। तो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया जो हुगली बेसिन है, यानी कि नदी का जो एरिया है पूरा का पूरा, वहाँ पर जूट काफ़ी ज़्यादा उगाई जाती है। वाटर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है और ईजिली इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी कि सस्ता पड़ता है वाटर ट्रांसपोर्ट करना, और हुगली रिवर से ईजिली सामान एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाया जा सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा वेल कनेक्टेड है रेलवे से, वाटरवेज से और रोडवेज से। तो कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका। पानी भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, क्योंकि जो जूट है ना, जूट की जो प्रोसेसिंग होती है उससे आगे कट्टे वगैरह बनाने के लिए और बाकी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए पानी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हुगली रिवर से आसानी से पानी भी मिल जाता है। चीप लेबर भी अवेलेबल है वेस्ट बंगाल बिहार, यानी कि सस्ते काम करने वाले लोग भी मिल जाते हैं। और कोलकाता का पोर्ट भी वहाँ पर ही बिल्कुल लोकेटेड है। अर्बन सेंटर मिल जाता है। बैंकिंग, इंश्योरेंस और पोर्ट फैसिलिटीज़ भी आसपास अवेलेबल हैं। तो यही क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल एग्जैक्टली हम लोगों ने जो फैक्टर्स देखे ना, यही हम लोगों से क्वेश्चन बन के आ सकता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ जूट इंडस्ट्री ऑन द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर। तो यही बिल्कुल सेम टू सेम पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 इस तरीके से ही आप आंसर लिखेंगे। आप लोगों से ऐसे करके पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसंट्रेशन ऑफ जूट इंडस्ट्री ऑन द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर। बिल्कुल यही क्वेश्चन बन के आएगा और यही जो है पॉइंट्स आप लोगों को इसके लिखने हैं। अब आता है, इसके साथ साथ आप लोग से चैलेंजेस भी पूछे जा सकते हैं कि भाई चैलेंजेस क्या है जूट इंडस्ट्रीज़ के साथ। तो देखिए, चैलेंज की अगर हम लोग बात करें ना, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। किससे? प्लास्टिक इंडस्ट्री से। जैसे कि प्लास्टिक इंडस्ट्री, पहले तो जूट के बोरे वगैरह बहुत ज़्यादा बिकते थे, बट अब प्लास्टिक की बोरियां आने लगी है, प्लास्टिक के बैग्स बनने लगे हैं, तो ये प्रॉब्लम हो गई है। और बाकी बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, अलग अलग देशों में भी अब जूट की इंडस्ट्री फैल गई है। अब डिमांड जो है ना, प्रॉब्लम्स, अभी हम क्या बात कर रहे हैं, अभी हमने देखा था कि जूट इंडस्ट्री कहाँ पर है इंडिया में। फिर अभी हम बात कर रहे हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है, कि भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलने लगा है इसको प्लास्टिक से। फिर उसके बाद काफ़ी सारे ब्राज़ील, बांग्लादेश, यहाँ पे भी काफ़ी फैल गई है जूट की इंडस्ट्री। तो इंडिया का जूट अब इतना नहीं बिकता, और इंटरनेशनल मार्केट में ही भी ना जूट की अब डिमांड काफ़ी कम हो गई है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है जूट का, तो ये भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे, रीजंस फॉर द लोकेशन ऑफ शुगर मिल्स क्लोज टू देयर फील्ड्स। तो अभी हम लोग शुगर मिल्स के बारे में देखते हैं। हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में कॉटन के बारे में देखा, अभी जूट के बारे में देखा, अभी हम लोग देखते हैं शुगर मिल के बारे में। तो शुगर मिल क्या है, शुगर क्या है, शुगर कैसे बनती है? शुगर बनती है गन्ने से। तो क्या रीजंस हैं कि शुगर मिल्स अपने जहाँ पर उग रहा है गन्ना वहीं पर लोकेटेड होती हैं? तो रॉ मटेरियल यूज शुगर केन इज बल्की एंड पेरिशेबल। तो जो रॉ मटेरियल यानी कि जो गन्ना होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, तो एक जगह से दूसरी जगह पर उसको ट्रांसपोर्ट करना भी काफ़ी मुश्किल होता है, बल्कि होता है, और ख़राब भी ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाता है। अब इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड टू लॉन्ग डिस्टेंस बिकॉज इट्स सुक्रोज कंटेंट ड्राइज अप फास्ट, सो इट शुड बी प्रोसेस्ड विद इन 24 आवर्स ऑफ इट्स हार्वेस्ट। तो जो सुक्रोज यानी कि जो चीनी वाला कंटेंट होता है ना इसमें गन्ने में, वो लगभग 24 घंटे या फिर 48 आवर्स जल्दी से जल्दी उसको क्या करना होता है, उसका जूस निकाल लेना होता है, ताकि वो अच्छे से इस्तेमाल में लाया जा सके, नहीं तो वो गन्ना सूखने लगता है। तो ये रीजंस हैं कि भाई बिल्कुल इंडस्ट्री उसके पास ही क्यों होनी चाहिए, फील्ड्स के पास जहाँ पर गन्ना उगाया जाता है। तो शुगर इंडस्ट्रीज़ अब कहाँ पर शिफ्ट हो रही हैं? सदर्न और वेस्टर्न इंडियन स्टेट्स में। ऐसा क्यों है? क्योंकि केन प्रोड्यूस्ड हेयर हैज़ हायर सुक्रोज कंटेंट, द फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, कूलर क्लाइमेट है, ज़्यादा
इंश्योर अ लॉन्गर ग्रोइंग एंड क्रशिंग सीजन। तो जो साउथ सदर्न इंडिया है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो गन्ना मतलब गन्ना होता है उसमें जो चीनी की मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। क्लाइमेट अच्छा होता है जिससे क्या होता है कि गन्ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उगता है, ज़्यादा चीनी होती है, उसको क्रश करना तोड़ना आसान हो जाता है। वहाँ पर कोऑपरेटिव्स के बारे में पढ़ा था ना कि काफ़ी सारे लोग मिलकर के इकट्ठा आते हैं और एक कंपनी में उनकी ओनरशिप होती है। कोऑपरेटिव्स काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है सदर्न इंडिया में। शुगर इंडस्ट्री सीजनल है नेचर में और इसलिए कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए काफ़ी आइडियल है। ईल्ड पर हेक्टेयर इज़ हायर इन सदर्न स्टेट। तो सदर्न स्टेट्स में जो ईल्ड है ना यानी कि उपज है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू नदर्न स्टेट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री है ना कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? अब सदर्न इंडिया में काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है। अब चैलेंजेस क्या क्या है शुगर इंडस्ट्री के? शुगर इंडस्ट्री के अगर हम लोग चैलेंजेस की बात करें तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि शुगर इंडस्ट्री के मेन चैलेंजेस क्या हैं तो आप लोग इस तरीके से देखो फ्लो चार्ट बना सकते हो कि आप बीच में लिखोगे चैलेंजेस, ठीक है, ऐसे करके आप लोग चैलेंजेस लिखो, चैलेंजेस ऑफ शुगर इंडस्ट्री, ठीक है। शुगर इंडस्ट्री के जो भी आपके चैलेंजेस हैं वो आप ऐसे करके लिखो और इसको ऐसे करके ब्रैकेट में आप बंद कर दो। ओके, अब ये पेन थोड़ा और पतला वाला ले लेती हूँ मैं। तो सीजनल नेचर एक चैलेंज क्या है कि ये सीजनल नेचर में है, मतलब ये एक सीज़न में होती है तो भाई बाकी जो शुगर केन उगाने वाले हैं या फिर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि अगर सिर्फ एक ही सीज़न में काम होगा या फिर 6 महीने के लिए काम होगा तो बाकी 6 महीने जो है वो फार्मर्स या फिर फैक्ट्री वाले क्या करेंगे। तो सीजनल नेचर है इसका, एक ये प्रॉब्लम है। इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, देखिए इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि पुरानी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, पुराने तरीके से जो है वो गन्ना उगाया जा रहा है या फिर इंडस्ट्रीज़ में जो मशीनें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं और अच्छे से उनसे काम नहीं लिया जा रहा है या फिर वो पुरानी हो गई हैं तो अच्छे से चलती नहीं है, तो इनसफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन हो गए हैं। और ट्रांसपोर्टेशन इशू, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इशू एक क्या है कि भाई सड़कें ही हमारे देश में अच्छी नहीं हैं, तो सड़कें अच्छी नहीं हैं तो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी मुश्किल हो जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन इशू आने लगा है। हाँ, और फिर उसके बाद आप एक और कह सकते हैं कि मैक्सिमाइज यूज़ ऑफ बैगेज। तो बैगेज जो होता है यानी कि जो गन्ना होता है ना हमारा, उसके बाद जो गन्ना बच जाता है, गन्ना मतलब आपने उसमें से चीनी निकाली, उसके बाद भी कुछ वेस्ट बच जाता है तो उसका भी अच्छे से यूज़ होना चाहिए। मैक्सिमाइज यूज़ ऑफ बैगेज, ठीक है, तो ये चीज़ अगर हम लोग कर लेंगे ना तो ये सही हो जाएगा और यही है चैलेंजेस शुगर इंडस्ट्री के जो हम लोग को ठीक करने की ज़रूरत है। इस तरीके से आप लोग चैलेंजेस फेसिंग शुगर इंडस्ट्री लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो ये हो गया, ठीक है, इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं चार्ट। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज कंसंट्रेटेड इन एंड अराउंड छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन बिकॉज ऑफ, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में हम लोग देख लेते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या होती है? देखिए इसको हम लोग बल्क इंडस्ट्री भी कहते हैं या फिर बैकबोन ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज़, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी बैकबोन भी इसको माना जाता है क्योंकि क्या होता है हम लोग जितना भी सामान मशीनरी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ से आती हैं, वो आयरन और स्टील की ही बनी होती है, इसलिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री को बैकबोन ऑफ अदर इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है। अब छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन कहाँ पर पड़ता है? ये झारखंड वाले रीजन में पड़ता है, तो इस रीजन में ये पड़ता है, तो वहीं पर ही क्यों सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ लोकेटेड हैं। तो लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर विच इज़ माइंड हेयर, वहाँ पर आयरन ओर मिलता है यानी कि कच्चा आयरन, कच्चा लोहा मिलता है, ज़मीन में से निकलता है, तो उसको माइनिंग करना, ज़मीन में से निकालना काफ़ी ईजी हो जाता है। हाई ग्रेड रॉ मटेरियल्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, तो जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो बहुत ही ईजिली मिल जाता है आसपास ही। लेबर वहाँ पर काफ़ी चीप अवेलेबल है। वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल है इन होम मार्केट, तो होम मार्केट आसपास ही वो सामान बिक जाता है और देश में पूरे बिक जाता है। एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क यानी कि सड़कें, पोर्ट्स वगैरह बहुत अच्छे से डेवलप हो गए हैं। और अवेलेबिलिटी ऑफ पावर बिकॉज दिस रीजन हैज़ मैनी थर्मल एंड हाइडल पावर प्लांट, तो इस रीजन में काफ़ी सारे थर्मल पावर प्लांट और हाइडल पावर प्लांट भी अवेलेबल है, तो ये भी बढ़िया काम हो जाता है। और लिबरलाइजेशन एंड एफडीआई, लिबरलाइजेशन क्या हुआ था ना कि सरकार ने सारे के सारे रूल्स वगैरह 1991 में काफ़ी आसान कर दिए थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आसानी से आ जाता है ना, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, इस इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो इसमें ये हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है क्यों कंसंट्रेटेड है छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में। अब हम लोग देखते हैं कि भाई ये वाली जो इंडस्ट्री है
इसको हम लोग हैवी इंडस्ट्री क्यों कहते हैं? तो हैवी इंडस्ट्री इसलिए कहते हैं भाई क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है। जो फिनिश गुड होते हैं वो भी काफ़ी हैवी होते हैं। इसमें आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन, ये सारे के सारे रॉ मटेरियल होते हैं जो आयरन स्टील बनाने के काम आते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हैवी बल्कि हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इनकी काफ़ी हैवी होती है, हाई होती है, क्योंकि हैवी मटेरियल होता है। और ये वाली इसकी सब चीज़ें हैं। तो अब हम लोग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री छोटा नागपुर रीजन में क्यों कंसंट्रेटेड है, ये सारा का सारा हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि इस इंडस्ट्री के साथ प्रॉब्लम क्या क्या है। तो प्रॉब्लम दैट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर फेसिंग, तो देखते हैं। तो देखो, प्रॉब्लम फेस्ड बाय आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। तो देखो, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि जो इनका सामान बनाने की कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई आती है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल। तो कोकिंग कोल हमारे देश में अवेलेबल नहीं है ज़्यादा, बाहर से मंगानी पड़ती है तो महंगा पड़ता है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रोड वगैरह तो हमें पता ही है हमारे देश में अच्छी नहीं है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। रोड, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए भी दिक्कत आ जाती है। इरेगुलर पावर सप्लाई, लाइट नहीं आती है, तो किसी भी इंडस्ट्री के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बड़े इशू हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम फेस्ड बाय आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में आप इस तरीके से ये सब चीज़ें लिख सकते हो। अब देखो, नेक्स्ट आता है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के बारे में आप लोगों से बोला जाए, जैसे कि एग्ज़ाम में आप लोगों से बोला जा सकता है कि एक्सप्लेन मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। आप लोगों से क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, राइट मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग इसी तरीके से बिल्कुल ये जो लिखा हुआ है यही आंसर दोगे। तो इट इज़ लाइट मेटल रेजिस्टेंट टू कोरोजन, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो पहले तो एल्यूमिनियम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं ये हम लोगों ने बताया है कि क्या है एल्यूमिनियम की कैरेक्टरिस्टिक। तो लाइट होता है ये मेटल, कोरोजन नहीं होता है, मतलब इस पर जंग वगैरह नहीं लगता है, अच्छा कंडक्टर होता है हीट का। हम लोगों ने देखा है एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं हीट, है ना, गर्म हो जाते हैं। मेलिएबल है एंड बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन मिक्स्ड विद अदर मेटल। मेलिएबल है यानी कि इसको शीट्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है आसानी से, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब ये दूसरी मेटल्स के साथ मिलता है। अब एल्यूमिनियम के क्या क्या इस्तेमाल है, तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के क्या क्या यूजेस हैं, तो आप लोगों से वही एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि व्हाट आर द वेरियस यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम, एक्सप्लेन एनी 4 यूजेस, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग लिखेंगे इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट। तो जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं, उसमें एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स एंड पैकिंग मटीरियल। तो यूटेंसिल बर्तन बनाने के लिए, मटीरियल पैकिंग मटीरियल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और मेकिंग वायर्स, तार बनाने के लिए एल्यूमिनियम के तार होते हैं। और इट हैज़ गेन पॉपुलैरिटी एज सब्सटीट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड इन नंबर ऑफ इंडस्ट्री। तो कॉपर, जिंक, लेड, इन सब को पीछे छोड़ करके अब ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है एल्यूमिनियम अब। तो ये हम लोगों ने एल्यूमिनियम के यूजेस देख लिए। तो अगर आप, और इंडिया में जो प्लांट्स हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, तो इंडिया में जो है उड़ीसा के रीजन में, ठीक है, उड़ीसा में काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, और तमिलनाडु में भी हैं, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो काफ़ी सारे रीजन्स में एल्यूमिनियम के प्लांट्स हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। अब आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जा सकता है, जैसे कि एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स जो है वो कहाँ पर लगाए जाएंगे। तो देखिए, एल्यूमिनियम जो है वो कैसे बनता है, एल्यूमिनियम बनता है बॉक्साइट से। तो जिस एरिया में बॉक्साइट मिलेगा ना, उस एरिया में ही जो है इसका प्लांट हम लोग लगाएंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम कैसे बनता है, एल्यूमिनियम जो है बनता है वो बॉक्साइट से, और जहाँ पर बॉक्साइट मिलेगा उस एरिया में हम लोग इसका प्लांट लगाएंगे। तो ये हो गया। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री क्या होती है, जो हम लोग चीज़ें, आपका फ़ोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर, टीवी, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में आता है। तो इट प्रोड्यूसेस अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे कि ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, कंप्यूटर, बहुत ही बड़े स्केल पर जो इंडस्ट्री बनाती है उसको इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे कि टेलीफोन एक्सचेंजेस सेटअप किए हैं, टेलीफोन से सेलुलर, टेलीकॉम, रेडियो, मैनी अदर इक्विपमेंट विच हैव एप्लीकेशन स्पेस टेक्नोलॉजी, एविएशन, डिफेंस, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स एक्सेट्रा। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इसके एप्लीकेशन हैं और यूजेस भी रहे हैं, डिफेंस में, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स में, है ना, अलग अलग एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक, भाई कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक का इस्तेमाल नहीं होता है ना। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो हर जगह होता है। काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी इसने जनरेट करी है बहुत ज़्यादा लोगों के लिए, और फॉरेन एक्सचेंज अर्नर भी है, क्योंकि काफ़ी सारे इंडस्ट्री हमारे देश की दूसरे अलग अलग देशों में
अपना बिजनेस प्रोवाइड करती हैं और वहाँ से एफडीआई आता है। चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था कि एफडीआई क्या होता है। मतलब अगर हमारे देश की किसी कंपनी ने बाहर जा कर के कोई फैक्ट्री सेटअप करी है या फिर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करे और वहाँ से प्रॉफिट आ रहा है तो हमारे देश में वापस आएगा, वही एफडीआई भी वो मतलब हमारे देश के लिए पैसा हो जाता है। और एफडीआई होता है जैसे कि बाहर वाले लोग हमारे देश में आकर के अपने प्लांट सेटअप करें तो वो एफडीआई हो जाता है। फॉरेन एक्सचेंज भी हमारे देश में आता है कैसे, जब हम लोग बाहर से कमाई करते हैं। तो बीपीओ सेक्टर, बीपीओ यानी कि जो कॉल सेंटर्स होते हैं ये भी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में आते हैं। तो इंडिया लीडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करता है हमारे देश की, जैसे कि विप्रो और टीसीएस, इन्फोसिस, ये सारी की सारी हमारे देश की कंपनी है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं किसमें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो सॉफ्टवेयर पार्क्स वगैरह भी हमारे देश में काफ़ी सारे एस्टेब्लिश किए गए हैं। तो ये था। अब इस चैप्टर का जो है लास्ट पार्ट, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड इट्स टाइप। तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन क्या किस किस टाइप के होते हैं ये वाली चीज़ हम लोग देखते हैं। तो एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन क्या होता है, हवा में जो प्रदूषण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। स्मोक इज़ एमिटेड बाय केमिकल पेपर इंडस्ट्रीज, पेपर फैक्ट्रीज, ब्रिक क्लिन्स, जो भट्टियाँ होती हैं ना ईंट बनाने की, रिफाइनरी, अलग अलग प्लांट से, या फिर फोसिल फ्यूल जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, इन सब की बर्निंग से क्या होता है, व्हीकल्स के चलने से एयर पोल्यूशन होता है। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये डस्ट, स्प्रे, मिस्ट, स्मोक की फॉर्म में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो ये जो एयर पोल्यूशन है ना ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। वाटर पोल्यूशन, मेजर वाटर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जो डिटर्जेंट्स और एसिड्स, सॉल्ट्स है ना, और प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स जो हैं ये वाटर में जाकर के बहुत ही गंदगी फैलाते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, केमिकल्स, रबर वगैरह, इनको वाटर बॉडीज़ में बिना ट्रीटमेंट के डाल दिया जाता है और बहुत ही ज़्यादा गंदगी ये फैलाते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन, जैसे कि जो बहुत ही तेज़ मशीनें, पंखे या फिर गाड़ियाँ या फिर बुलेट जो बुड़ 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 करके आवाज़ करती है और फटफट भी करती है, तो वो नॉइज़ पोल्यूशन फैला रहे होते हैं। ब्लड प्रेशर इससे बढ़ सकता है और साइकोलॉजिकल, हमारी मानसिक जो है दिक्कतें आ सकती हैं इसकी वजह से। लैंड पोल्यूशन, लैंड एंड वाटर पोल्यूशन जो ज़मीन पर, ठीक है, सॉइल पोल्यूशन भी आप इसको कह सकते हैं। और इंडस्ट्रियल वेस्ट और जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हार्मफुल केमिकल्स, सॉल्ट या गार्बेज, जो कूड़ा हम लोग ज़मीन पर डाल देते हैं उसको लैंड पोल्यूशन कहते हैं। थर्मल पोल्यूशन, यानी कि जो गर्म पानी, गर्म वेस्ट जो है वो नदियों में डाल दिया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट से, या फिर जो वेपन वगैरह बनाए जाते हैं, और इससे कैंसर भी हो सकता है, बर्थ डिफेक्ट भी आ सकते हैं। तो थर्मल पोल्यूशन, फैक्ट्रीज़ वगैरह का जो गंदा पानी होता है वो जब डाल दिया जाता है नदियों में या फिर ज़मीन के अंदर तो उसको थर्मल पोल्यूशन कहते हैं। अब मेजर्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, तो अब बस फाइनली ये चैप्टर होने वाला है हम लोग का कंप्लीट। हाँ, तो इसमें हम लोगों को बताया गया है मेजर्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारी फैक्ट्रीज़ होती हैं उसमें फैब्रिक फ़िल्टर्स लगाए जा सकते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स लगाए जा सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, फैब्रिक फ़िल्टर्स लगा सकते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स लगा सकते हैं। इक्विपमेंट टू कंट्रोल एरोजोल एमिशंस कैन बी यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, स्क्रबर्स एंड इनेरियल सेपरेटर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स लगा सकते हैं। और कोल फैक्ट्रीज़ में हम की जगह हम लोग ऑयल या फिर गैस की फैक्ट्रीज़, ऑयल या फिर गैस से हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं फैक्ट्रीज़ में। वाटर पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज़ कैन बी कंट्रोल्ड बाय, अब वाटर पोल्यूशन जो इंडस्ट्री से होता है वो कैसे कंट्रोल हो सकता है, रिसाइकल करके या फिर रीयूज़ करके उस वाटर को, ताकि मतलब वाटर को पहले ट्रीट करो फिर उसके बाद नदियों में छोड़ो, तो उससे क्या होगा कि वाटर पोल्यूशन कम हो जाएगा। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम लोग को करनी चाहिए हमारे वाटर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है, ये हो गया। और ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इन रिवर एंड पॉन्ड्स इन द फॉलोइंग वेज। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है हमें करना चाहिए, जैसे कि स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फोक्रेशन, सेडिमेंटेशन। वैसे ये वाली चीज़ अगर आप लोग नहीं लिखोगे तो कोई मतलब इतना ज़रूरी नहीं है, ये हम लोगों ने 7th क्लास की साइंस में लास्ट में पढ़ा था। तो मतलब वाटर ट्रीटमेंट हम लोग को करना चाहिए नदियों में डालने से पहले। तो यही है, तो ये कुछ हम लोग का पार्ट है।